नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरलों के विषय में। सन 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ती है। बंगाल पहला वह क्षेत्र था जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ। तो शुरुआत में इनकी जो प्रशासनिक नीति थी, तो शुरुआत में 1757 और उसके बाद के कुछ वर्षों तक बंगाल में गवर्नर नियुक्त हुआ करता था और इस गवर्नर का जो क्षेत्राधिकार होता था केवल बंगाल तक ही होता था। उसके बाहर के जो प्रदेश, चाहे वो बंबई हो चाहे मद्रास हो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में थे, उन पर बंगाल के गवर्नर का कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन आगे चल करके 1773 में बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाते हुए उसको भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो बंगाल के बाहर के बंबई हो मद्रास हो, उन सब का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो है बंगाल के अलावा बंबई मद्रास के क्षेत्र का भी सबसे बड़ा अधिकारी हो जाएगा। कब? 1773 के बाद। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1757 से 1773 तक बंगाल के गवर्नर और 1773 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल के गवर्नरों के विषय में, जिनका जो समय था ना 1757 से 1773 तक। तो सबसे पहला जो गवर्नर हुआ बंगाल का वो था लॉर्ड क्लाइव। इसका जो कार्यकाल है 1757 से 1760 तक है। मतलब कि ये बंगाल का पहला गवर्नर था। इसके समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, और प्लासी के युद्ध ने ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहें या फिर अंग्रेज कहें, उनके सत्ता स्थापना की नींव रख दी थी। मतलब यहीं से जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी और बंगाल पर इनका नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अब इनको लगने लगता है कि हाँ, हम लोग जो है इस क्षेत्र पर अधिकार कर सकते हैं। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। किनके बीच हुआ था? तो एक तरफ अंग्रेज थे जहां पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, और दूसरी तरफ कौन था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो यहां पर होता यह है कि जो लॉर्ड क्लाइव है उसने बंगाल के नवाब के बहुत सारे साथियों, जैसे कि मीर जाफर हो गया और दूसरे कई सारे को अपनी ओर मिला लिया था। तो इससे जो सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाता है और हार जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लॉर्ड क्लाइव था पहला बंगाल का गवर्नर था। इसका जो कार्यकाल 1760 तक था। 1760 में हालवेल इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसकी जो नियुक्ति थी ना अस्थायी नियुक्ति थी, थोड़े समय के लिए। इसके संबंध में एक चीज याद रखेंगे, जो हालवेल है ये 1757 के प्लासी के युद्ध के समय घटित ब्लैक होल की घटना से संबंधित था। तो कई बार पूछा गया है ब्लैक होल की घटना। वैसे मैंने प्लासी के युद्ध और लॉर्ड क्लाइव, इसके अलावा जितने भी गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, सबके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो हालवेल जो कि अस्थायी गवर्नर था, तो हालवेल के बाद वेंसीटाट ये बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है, जिसका कार्यकाल 1760 से 1765 तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। देखिए क्या था कि 1757 में सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। बाद में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। लेकिन जो मीर कासिम था ना, ये अंग्रेजों की चालों को समझता था। इसी कारण इसकी जो है अंग्रेजों के साथ अनबन हो जाती है और इसको जो है बंगाल छोड़ करके भागना पड़ता है। ये पहुंच जाता है इलाहाबाद, जहां पर इसकी मुलाकात होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम से। अब ये तीनों वहां पर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ सेना बनाते हैं, अंग्रेजों पर अटैक करते हैं, और तीनों की संयुक्त सेना पहुंच जाती है बक्सर के मैदान में। और यहां पर एक तरफ अंग्रेज होते हैं, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थी संयुक्त सेना। संयुक्त सेना किन किन की? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। लेकिन यहाँ पर इन तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को यहाँ पर जीत मिल जाती है। अब
चूंकि अंग्रेज जीत गए हैं तो आगे क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो वेंसिटाट होता है वो जो है आगे की रणनीति सही तरीके से नहीं बना पाता है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर से लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भेजते हैं। सन 1765 में वह बंगाल पहुंचता है और 1767 तक वो जो है बंगाल का गवर्नर रहेगा। इस बीच इसने जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि किनके साथ की गई? तो बक्सर के युद्ध में हारे गए शासकों के साथ। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। तो यहां पर मुगल बादशाह जो है इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में दीवानी वसूल करने का अधिकार दे देता है। मतलब कि दीवानी से क्या मतलब होता है? दीवानी से मतलब होता है राजस्व। मतलब अब जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का काम करेंगे अंग्रेज। टैक्स कलेक्ट करना मतलब उनके पास ही पूरा खजाना अब आएगा। तो ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसके बदले में ना मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देने थे। मतलब एक तरह से जो मुगल बादशाह है, क्योंकि जो बंगाल था वो पहले मुगलों के अधिकार में था, तो एक प्रकार से जो मुगल बादशाह है वो अंग्रेजों को बंगाल का दीवान बना देता है राजस्व वसूल करने का। और वो जो है राजस्व वसूल करके 26 लाख रुपए मुगलों को देंगे, बाकी जो भी बचा वो अंग्रेजों का, वो चाहे तो वो बंगाल के हित में खर्च करे या अपने हित में, ये वो जाने। तो इस तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। और किसने दी? तो मुगल बादशाह शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि के तहत। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने, अब देखिए क्या था कि जो लॉर्ड क्लाइव है ना वो खुद अपने आदमियों को भू राजस्व वसूलने के काम में नहीं लगाता है, क्योंकि वैसे ही इनके पास लोग कम थे और उस पर भी भू राजस्व जैसा काम, उस टाइप का काम करने वाले लोग बहुत बहुत कम थे। तो लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ता, तो बहुत समय लगता। तो यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, जो भू राजस्व वसूलने का काम है वो भारतीयों को ही सौंप दिया। इसने जो है बंगाल और बिहार के लिए उप दीवान नियुक्त किए। उप दीवान, ध्यान रखेंगे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए सीताब राय को। तो ये दोनों जो हैं भू राजस्व वसूली के काम का निरीक्षण करेंगे और वसूली करके किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। इसके बाद अगला चीज है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। देखो ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था द्वैध शासन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। द्वैध शासन क्या था? तो एक तरह से दोहरी शासन, मतलब एक राज्य और शासन करने वाले दो लोग। मतलब वहां पर जो है दो लोगों के पास अलग अलग अधिकार होंगे। एक के पास अधिकार तो होगा लेकिन उसके पास कोई कर्तव्य नहीं होंगे। एक के पास कर्तव्य होगा तो उसके पास अधिकार नहीं होगा। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास ये अधिकार है कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व एकत्रित कर सकती है, लेकिन उसके पास कोई कर्तव्य नहीं थे, बंगाल के जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। वहीं जो बंगाल का नवाब था, जो कि अभी भी बना हुआ था, हालांकि वो अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था, उसके पास सारे उत्तरदायित्व सौंप दिए गए थे। मतलब कि प्रशासन संबंधी जो भी काम है बंगाल के हित में, वो काम बंगाल के नवाब के पास सौंप दिए गए थे। तो यही क्या था? बंगाल में द्वैध शासन, जो कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। कई बार पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद है अगला जो पॉइंट वो याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। देखो श्वेत विद्रोह क्या है? तो जो अंग्रेज है ना वो गोरे होते हैं। तो इस समय बंगाल में जो अंग्रेज सैनिक थे उनके भत्तों में लॉर्ड क्लाइव कटौती कर देता है। तो इससे वो लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं और लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इसी को बोला गया श्वेत विद्रोह, क्योंकि अंग्रेज गोरे होते हैं इसी कारण। अगला जो गवर्नर आया बंगाल का तो वो था वेरेल्स्ट। 1767 से 1769 इसका कार्यकाल है। इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं। मैं आगे आते जाएगा तो बताता जाऊंगा। इसके बाद अगला जो गवर्नर आया वो था जॉन कार्टियर। इसका केवल नाम याद रखना है, जॉन कार्टियर, 1769 से 1772। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, ये 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर के आता है, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मतलब कि अब जो है बंगाल का जो गवर्नर है वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली होगा और वो जो है पूरे बंबई
हो गया, मद्रास हो गया, और जहां भी अंग्रेजों का अधिकार है उसका एक प्रकार से सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो 1772 से 73 तक तो वो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम करता है, लेकिन 1773 में वो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इस तरह से यहां तक जो है ना 1773 तक बंगाल में गवर्नर हुए। इसके बाद 1773 के बाद बंगाल का जो गवर्नर है वो किस नाम से जाना जाएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, और उसका जो कार्य क्षेत्र है बंबई मद्रास तक फैल गया। तो देखते हैं हम लोग अब बंगाल के गवर्नर जनरलों के विषय में। तो ये 1773 से 1833 तक था। 1833 में फिर से बदलाव किया जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल वो कहलाने लगता है भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 तक ना अंग्रेजों का भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार हो गया था और बहुत सारे भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे। तो इस कारण से अब वो 1833 में, आगे हम लोग देखेंगे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहना शुरू किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग अभी बंगाल के गवर्नर जनरलों के विषय में। चूंकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उसी के तहत बंगाल के गवर्नर का पद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किए गए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का आखिरी गवर्नर हुआ और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी। तो दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, जो क्लाइव ने शुरू किया था। पीछे हम लोगों ने देखा बंगाल और बिहार में नियुक्त उप दीवानों को पदच्युत कर दिया। देखिए क्या है ना कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें बोला जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर है अब उसकी शक्तियां बढ़ाई जाएंगी, वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद दीवानी जो अधिकार उसको मिला है, मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, वो खुद अपने हाथों में लेना होगा। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि जो बंगाल का नवाब है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जो है बंगाल का पूरा प्रशासन किसके हाथ में आ जाता है? कंपनी के हाथ में आ जाता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही अब सुप्रीमो हो जाता है पूरे बंगाल का। नवाब को कुछ समय के लिए पेंशन दिया जाता है, बाद में उसके पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नवाब का जो शासन था ना वो लगभग 1773 तक रहा, नाम मात्र का। बाकी सब तो अंग्रेज ही कर रहे थे 1765 के बाद से, लेकिन 1773 में उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है और जो कंपनी है, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल, वही जो है अब बंगाल का पूर्णतः शासक बन जाता है। तो बंगाल और बिहार में नियुक्त उप दीवानों को हटा दिया जाता है। अब भू राजस्व का काम जो है कंपनी खुद को करना है। तो इसके लिए जो अपने वॉरेन हेस्टिंग्स है वो कर संग्राहक और अर्थात कलेक्टर की नियुक्ति करता है। कर संग्राहक, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टर बोलेंगे, ये आज के समय के जैसा कलेक्टर नहीं होता था। ये केवल और केवल भू राजस्व वसूल करने का उत्तरदायित्व इसको दिया गया था। तो कलेक्टर या फिर कर संग्राहक, इसकी नियुक्ति की किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्योंकि अब वो चूंकि बंगाल का प्रशासक बन चुका है, सारे उत्तरदायित्व उसको निभाने हैं, मतलब कि पूरे अधिकार उसको दिए गए, प्लस जो भी उत्तरदायित्व हैं वो भी उसको निभाने हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना जो कोष है, राजकोष, जहां पैसा वैसा रखते थे, तो वो पहले मुर्शिदाबाद में हुआ करता था। तो उसको इन्होंने कहाँ? कलकत्ता स्थानांतरित किया। यहाँ पर ना ये वाला स होना था, माफ़ी चाहूँगा। तो इन्होंने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। पहले जो राजधानी थी ना वो मुर्शिदाबाद थी, बाद में फिर कलकत्ता की गई। अंग्रेजों ने कलकत्ता को बनाया, जबकि जो नवाब थे वो मुर्शिदाबाद उनकी राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों के समय में कलकत्ता बंगाल की राजधानी हुई। इसके बाद अगला जो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व हेतु पहले 5 वर्ष और बाद में वार्षिक ठेका पद्धति लागू किया। देखिए इसने ना भू राजस्व वसूल करने के लिए भू क्षेत्रों को, जो भी खेत वगैरह हैं, उनको ठेका पर देना शुरू किया, मतलब कि नीलाम करना शुरू किया। जो भी सबसे ज्यादा भू राजस्व वसूल करने का वायदा करता उसको ठेका दे दिया जाता था। शुरुआत में 5 साल के लिए ठेका दिया गया, लेकिन वो मजा नहीं आया, तो 1 साल के लिए ठेका दिया जाना शुरू किया गया, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तक चलता
रहा। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, मुगल बादशाह को दिए जाने वाले 26 लाख रुपए बंद कर दिया गया। जो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, बदले में 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को देना तय हुआ था। तो इसको समाप्त कर दिया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसके अलावा अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन करके ना मुगल बादशाह को दे दिया गया था। कब? 1765 में। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? अवध के नवाब को बोलता है 50 लाख रुपए दो हमको और कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र वापस ले लो। तो वो 50 लाख रुपए दे देता है। इसके बाद है अगला चीज याद रखेंगे, कलकत्ता, ढाका, हुगली, मुर्शिदाबाद और पटना के चुंगी गृहों को छोड़कर बाकी सभी चुंगी गृहों को बंद कर दिया। देखो, चुंगी गृह क्या होता था? तो यहाँ पर ना टैक्स दिया जाता था। जो भी व्यापारी हैं वो अगर अपना माल लेके गुजर रहे हैं तो यहाँ इन क्षेत्रों में उनको टैक्स देना होता था। तो पहले बहुत सारे स्थानों पर चुंगी गृह हुआ करते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता, ढाका, हुगली, मुर्शिदाबाद और पटना, इन 5 स्थानों के चुंगी गृहों को छोड़ करके बाकी स्थानों के जो चुंगी गृह थे उनको बंद करवा दिया, ताकि जो व्यापारी हैं उनको सहूलियत हो सके। इसके बाद अगला इसने जो इंपॉर्टेंट काम किया वो ये था कि दस्तक अथवा फ्री पास व्यवस्था समाप्त कर दी गई और सभी के सामानों पर चुंगी ली जाने लगी। देखो क्या था ना कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारी सहूलियतें दी हुई थी। उन्हीं में से एक था दस्तक। दस्तक क्या होता था? एक प्रकार का फ्री पास होता था जो कि अंग्रेजों को मिलता था, अंग्रेज व्यापारियों को। उसको वो चुंगी गृह में दिखाते थे तो उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जब बंगाल के नवाब थे उस समय तो ठीक है अंग्रेजों के लिए, लेकिन अब तो भाई बंगाल के शासक कौन बन गए हैं? अंग्रेज खुद बन गए हैं। मतलब वही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को टैक्स जाना है। अब अगर उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, और कर्मचारी अपना ना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे, पर्सनल अलग, मतलब कि जब वो ड्यूटी पर नहीं होते थे तो अपना वो पर्सनल व्यापार भी करते थे, तो वो भी अपना जो है टैक्स वगैरह नहीं देते थे इस दस्तक का यूज करके। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला कि भाई अब सबको टैक्स देना पड़ेगा। जो दस्तक प्रथा है, सिस्टम है फ्री पास वाली, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और चाहे अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो कोई भी हो उसको टैक्स देना पड़ेगा बराबर से। तो ये चीज इसने किया। अगला चीज इसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। दीवानी न्यायालय अंग्रेजों के हाथों में होता था और फौजदारी न्यायालय भारतीय न्यायाधीशों के अधीन था। तो ध्यान रखना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। बहुत बहुत बार पूछा गया है ये चीज। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत 1774 में ये स्थापित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है, लेकिन जो न्यायालय स्थापित हुआ सर्वोच्च न्यायालय वो 1774 में स्थापित हुआ था। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही ना। और इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्पे। ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अगला आप लोग ध्यान रखिएगा, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और यहाँ पर ना फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद 1784 में सर विलियम जॉन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये कई बार पूछा गया है ये चीज भी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना जो है 1784 में सर विलियम जॉन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया था। इसके बाद है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध, देखो अंग्रेजों का ना मराठों के साथ 3 बार लड़ाई हुई थी। तो जो पहला वाला है 1775 से 1782 तक चला था और साल बाई की संधि से वह समाप्त हुआ था। तो ये जो युद्ध है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था। इसके अलावा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 तक लड़ा गया था। और इस युद्ध में ना जो मैसूर का सुल्तान था हैदर अली, वो मारा गया था और उसके मारे जाने के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा था। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ और इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की धाराओं से वॉरेन हेस्टिंग्स उतना खुश नहीं था। उसने सीधा सीधा कह दिया कि अगर इसकी धाराएं यहाँ लागू होती है तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। तो वो जो है त्यागपत्र दे देता है, मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ लागू
लागू हो जाता है। तो 1785 में वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन इसकी जो है अस्थायी नियुक्ति होती है, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग्स था वो अचानक त्यागपत्र दे दिया था, तो सर जॉन मैकफर्सन इसको जो है थोड़े समय के लिए 1785 से 86 तक बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इसका बस नाम याद रखना है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है 1786 में, और इसका जो कार्यकाल है 1793 तक रहता है। इसने ना बहुत सारे सुधार किए थे, तो देखते हैं क्या क्या इसने सुधार किए थे। तो पहला चीज ध्यान रखेंगे, भारत में नागरिक सेवाओं का जनक इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नागरिक सेवा से तात्पर्य सिविल सर्विस, जो कलेक्टर वाली जो प्रणाली है ना, मतलब आईएएस वाली जो पद्धति है, वो जो है इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में शुरू किया गया था। हालांकि जो कलेक्टर पद है वो वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, जो कर संग्राहक, लेकिन उसका काम क्या होता था, केवल टैक्स कलेक्ट करना। अगर कलेक्टर को आप देखोगे, कलेक्टर शब्द को, तो वो वही उसका मीनिंग निकल रहा है, कर संग्राहक, कलेक्ट करने वाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने वाला था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस कलेक्टर को बहुत सारे दूसरे अधिकार भी दिए, जैसे कि आज के समय के कलेक्टर के पास होता है ना, तो इसी कारण इसको भारत में नागरिक सेवाओं का जनक माना जाता है। इसके बाद देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टरों को न्याय संबंधी अधिकार भी दिए थे। तो दीवानी मामलों का संपूर्ण अधिकार कलेक्टरों को दे दिया, और साथ ही साथ कुछ मामलों में फौजदारी अधिकार भी प्रदान किए। देखो, जो न्याय व्यवस्था है उसमें दो चीजें होती है, एक दीवानी, एक फौजदारी। दीवानी मतलब जो रुपया पैसा वाला मामला होता है वो दीवानी के अंतर्गत आएगा, और वही जो लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा ये फौजदारी के अंतर्गत आएगा। तो जो रुपया पैसा वाला मामला है, दीवानी मामला, वो सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए। लेकिन जो फौजदारी वाले मामले हैं, मारकाट वाले, उसमें कुछ ही मामले कलेक्टर सुन सकता था। अब देखिए, फौजदारी मामलों के लिए, मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए 4 चलते फिरते प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की। मतलब कि जो फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए 4 चलित न्यायालय स्थापित किए, जो कि अपने अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में पुलिस सेवा की स्थापना का श्रेय भी इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसने जो है पुलिस थानों की स्थापना करवाई और वहां दरोगा की नियुक्ति की। अगला चीज देखते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में सुधार के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया। कब? 1793 में। देखिए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, इसके जो सुधार के कार्य हैं इसके पूरे कार्यकाल में चलते रहे। तो 1793 में इसने अपने पूरे जो भी सुधार हैं, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, उसको प्रस्तुत किया। किस नाम से? कॉर्नवालिस संहिता के रूप में। और इसको जो है अंग्रेजी में बोला जाता है कॉर्नवालिस कोड। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और ये जो कॉर्नवालिस संहिता है ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। देखिए, मैंने पीछे बताया कि जो कलेक्टर है उसको अपने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने दीवानी मामलों का न्यायाधीश बना दिया। मतलब कि दीवानी मामलों के जो भी सुनवाई होगी वो कलेक्टर करेगा। साथ ही साथ कलेक्टर के पास पहले से ही भू राजस्व संबंधी अधिकार थे। अगर कभी भू राजस्व के मामले में कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? खुद कलेक्टर करेगा। तो यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसा लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगा। और उसने क्या किया? भू राजस्व विभाग और न्याय विभाग दोनों को पृथक पृथक कर दिया। यही क्या कहलाता है? पृथकीकरण का सिद्धांत। तो जो भू राजस्व का अधिकार था वो कलेक्टर के पास रहने दिया गया, लेकिन उससे न्याय संबंधी अधिकार ले लिया गया और न्याय करने के लिए एक नए अधिकारी श्रेणी की स्थापना की गई, जिसको जिला न्यायाधीश के नाम से जाना गया। पहले नहीं तो जिला न्यायाधीश जैसा कोई नहीं होता था, कलेक्टर या फिर दूसरे अधिकारियों को ही न्याय का काम दिया जाता था। तो अब जो है अलग से स्पेशल जिला न्यायाधीश नियुक्त होने लगे, जिसका काम होता था दीवानी मामलों की सुनवाई करना। बाकी जो फौजदारी मामले हैं उसके लिए वही 4 चलते फिरते न्यायालय थे। हालांकि कुछ मामले दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश फौजदारी कुछ मामले सुन सकता था, बाकी जितने भी मामले हैं वो चलते फिरते वाले न्यायालय सुनेंगे, फौजदारी मामले, ध्यान रखिएगा। तो ये था। इसके बाद देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व क्षेत्र में सुधार करते हुए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। ये ना इससे काफ़ी पूछा जाता है, मतलब कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। और
स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जॉन शोर ने, सर जॉन शोर ने तैयार किया था। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो जमींदार है उसको ना भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और वो फिर अपने क्षेत्र में किसानों को खेत बांटता था और उनसे किराया लेकर के अपना हिस्सा रख करके बाकी जो है अंग्रेजों को दे देता था। मतलब किराया मतलब भू राजस्व। जो किसान है वो टैक्स किसको देंगे? अपना जो जमींदार है उसको देंगे और जमींदार फिर अपना हिस्सा रख करके अंग्रेजों को उनका हिस्सा दे देगा। तो इस टाइप से चलता था। मतलब जो किसान है ना उनको भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। भूमि का स्वामी किसको माना गया? जमींदार को माना गया और जो किसान थे वो केवल भूमि के किराएदार बन करके रह गए थे इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। चूंकि यह व्यवस्था जमींदारों के साथ की गई थी इसी कारण इसको जो है जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी में इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। इन सब के अलावा इसका एक और नाम मिलता है वो है स्तंभरारी व्यवस्था। ध्यान रखेंगे ये कई बार पूछा गया है स्तंभरारी व्यवस्था क्या है, तो ये यही स्थायी बंदोबस्त को बोला जाता था। तो अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल। तो सर जॉन शोर ये जो है 1793-98 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रारूप को तैयार किया था। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली जो कि 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया, 1805 तक रहा। इसको ना ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार किया। इसने एक ऐसी नीति चलाई जिसमें भारत के बड़े छोटे सभी राज्य फंसते चले गए और अंग्रेजों के प्रभाव में आते चले गए। इसी कारण इसको ना ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने सन 1798 में सहायक संधि की नीति को लागू किया। इस नीति के अंतर्गत निम्न शर्तें सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को स्वीकार करने होते थे। तो सहायक संधि नीति इसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली शर्त ये होती थी कि संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी होती थी जिसका खर्च उसको खुद उठाना पड़ता था। तो एक सेना रखना होता था, ध्यान रखेंगे। और उस सेना के खर्च के बदले ना जो बड़े राज्य होते थे वो अपने राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे और जो छोटे राज्य होते थे वो पैसा देते थे। दूसरा शर्त होता था संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के विदेश मामले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित होता था। तो जो वैदेशिक मामले हैं उस पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण होता था। जो संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं ना वो दूसरे राज्यों के साथ किसी प्रकार की कोई संधि नहीं कर सकते थे, युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते थे, दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब पर जो है कंपनी नियंत्रण रखती थी। अगर कंपनी चाहेगी तभी वो कर सकता था। उस वक्त तीसरा शर्त होता था संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। मतलब एक अंग्रेज जो है उस राज्य में हमेशा रहेगा। उसके बाद चौथा शर्त है अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोगों को अपने राज्य में सेवा पर न रखना। देखो अंग्रेजों ने संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को बोला कि आप जो है अपने राज्य में केवल और केवल हमको मतलब कि अंग्रेजों को ही आने दोगे, बाकी दूसरे यूरोपियों को घुसने नहीं दोगे, अपने यहाँ सेवा पर नहीं रखोगे। देखो उस समय क्या होता था, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे और भी दूसरे यूरोपीय देश के लोग भारत में आते थे, यहाँ नौकरी भी करते थे। तो बोला गया कि तुम जो है दूसरे यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी नहीं दोगे। उस वक्त पांचवा शर्त होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संधि स्वीकार करने वाले राज्य के आंतरिक मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं देगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वचन देती थी कि हम आपके अंदर वाले मामले आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छठवां शर्त होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज्यों के प्रत्येक प्रकार से रक्षा करेगी। तो रक्षा का भी वादा किया जाता था। हालांकि वो ना रक्षा के नाम पर पूरा जो भारतीय राज्य है उनको हड़प ही लेते थे। सातवां शर्त होता था भारतीय राजाओं के मध्य अगर कोई विवाद होगा तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की जाएगी। मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो बीच बचाव में कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। तो ये शर्तें थी। तो इसी शर्तों के आधार पर सहायक संधि होती थी। तो सहायक संधि का क्रियान्वयन देख लेते हैं, मतलब कि किन किन राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम, इसने 1798 में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, ध्यान रखेंगे। और अपने यहाँ पर फ्रांसीसी सेना को बाहर करके
ब्रिटिश सेना को रखा था। इसके यहाँ पहले ना फ्रांसीसियों की सेना रहा करती थी, तो इसने अंग्रेजी सेना रख लिया अपने राज्य में और उसके खर्च के बदले अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैसूर के साथ सहायक संधि की गई। मैसूर तो 1799 में जो लॉर्ड वेलेजली है उसने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया और टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में मारा जाता है। यही युद्ध जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर हुआ था, 1790 से 1792 के बीच, उसको मैंने बताना भूल गया था। और ये है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इसके मरते ही मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। इसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य कुछ राज्य थे तंजौर, अवध, कर्नाटक, सूरत, त्रावणकोर आदि। जो अवध था इसके साथ 1801 में संधि की गई और अवध ने भी ना अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को ब्रिटिश सेना के बदले दिया था। मतलब सब जो है अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखते थे, ब्रिटिश रेजिडेंट रखते थे, ये सब। अब हम लोग देख लेते हैं कि मराठों ने, मतलब कि मराठों के साथ किस प्रकार से सहायक संधि हुई। तो देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहला मराठा सरदार कौन था जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय इसने ना 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की और यही बसीन की संधि जो है अंग्रेजों के साथ की गई पहली सहायक संधि थी। और बसीन की संधि के बाद जो दूसरे मराठा सरदार हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और यहीं से ना दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। एक एक करके सारे मराठा सरदार अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देते हैं और संधि करने को तैयार हो जाते हैं। तो भोसले, सिंधिया, होलकर इन सभी ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। इसके बाद देखते हैं सहायक संधि के लाभ। तो देखो, सहायक संधि के जो लाभ थे ना केवल अंग्रेजों को ही मिला था। तो क्या क्या लाभ मिला था अंग्रेजों को, देखते हैं। तो पहला लाभ था कंपनी के प्रभुत्व में विस्तार। तो देखो, कंपनी का जो है भारतीय राज्यों पर नियंत्रण हो गया। विदेशी मामले अंग्रेज देख रहे थे, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा राज्य में, अंग्रेजी सेना भारतीय राज्यों में रह रही है, तो इससे जो है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो हो गया। तो इन कंपनी के प्रभुत्व में विस्तार हुआ। उसके बाद दूसरा लाभ सैन्य व्यय में बचत, मतलब कि सेना के खर्च में काफ़ी बचत होने लगा। कैसे? जो सेना है अंग्रेजों की सेना वो तो भारतीय राज्यों के पास फ्री में पल रही है। उसके बाद तीसरा जो फायदा हुआ वो था कंपनी का राज्य क्षेत्र युद्ध से मुक्त। देखिए, जो कंपनी का राज्य क्षेत्र था ना वो युद्ध से मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े राज्य थे, दूसरे छोटे छोटे राज्य थे, वहां पर तो अंग्रेजों के ही सैनिक हैं और विदेश मामले भी अंग्रेजों के हाथ में है। तो ऐसे में युद्ध होने की संभावना बहुत कम बनती थी। युद्ध किनके बीच होता? या तो मराठे निजाम लड़ते, या मराठे मैसूर लड़ते, निजाम मैसूर लड़ते, कर्नाटक किसी के साथ लड़ता, या अंग्रेजी किन्हीं के साथ लड़ते। लेकिन अब सब जो है अंग्रेजों के प्रभाव में आ चुके हैं, तो युद्ध होने की उतना चांस नहीं था। तो एक तरह से कंपनी का जो राज्य क्षेत्र है युद्ध से मुक्त हो गया। हालांकि कुछ वर्ष बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, लेकिन उसके बाद फिर लगभग शांति बनी रहती है। हालांकि कुछ विद्रोह वगैरह होते रहते थे। तो कंपनी का राज्य क्षेत्र युद्ध से मुक्त हो गया। अगला जो फायदा हुआ वो था फ्रांसीसी प्रभाव की समाप्ति। देखो, जिस समय वेलेजली भारत आया ना उस समय नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था ना उसने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया था। उसका डर जो है पूरी दुनिया में बना हुआ था। तो जो क्या कहते हैं, वेलेजली की सहायक संधि में जो एक शर्त थी ना कि जो भारतीय राज्य है वो अपने राज्य में अंग्रेजों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपीय को शरण नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का जो प्रभाव है भारत में कम हो गया। जो हैदराबाद का निजाम था उसने भी अपने यहाँ से फ्रांसीसी सेना को बाहर कर दिया था। इसके बाद शांति की स्थापना हुई। अगर हम लोग देखें तो सहायक संधि से जो राज्य थे उनके विदेशी मामले अंग्रेजों के हाथ में, उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना, तो कहीं ना कहीं शांति की स्थापना हुई क्योंकि ये लोग आपस में लड़ना भिड़ना काफी कम कर दिए। इसके बाद अगला जो फायदा हुआ भारतीय रियासतों पर आसानी से नियंत्रण। देखो, सहायक संधि के बाद ना आगे जो दूसरे गवर्नर जनरल आएंगे वो फिर बड़ी आसानी से इन राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद आखिरी जो फायदा हुआ वो था भारत में अंग्रेजी राज्य की सुदृढ़ता। इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सहायक संधि की हानियां। तो देखो, सहायक संधि से ना जो हानि हुई वो केवल और केवल भारतीयों को हुई, भारतीय राजाओं को हुई। तो जो पहली हानि ये थी कि कंपनी की सेना का आर्थिक बोझ भारतीय राज्यों के ऊपर आ गया।
उसका जो खर्चा देना पड़ता था या फिर अपने राज्य का हिस्सा देना पड़ता था। दूसरा जो हानि हुआ वो ये था कि भारतीय राज्यों के सैनिक शक्ति का पतन। देखो क्या था कि अब अंग्रेजी सेना आप रख रहे हो अपने राज्य में और साथ ही साथ आपकी पुरानी नियमित सेना भी है, तो दोनों का खर्च उठाना है, तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों का खर्च उठाना। और अब तो लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी कम हो रहा है। तो जो भारतीय राज्य थे उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के नियमित सैनिकों को बाहर करना शुरू कर दिया। तो इससे उनके पास अपनी सेना नहीं थी, या थी भी तो बहुत कम थी। तो जो भारतीय राज्य थे उनके पास सैनिक जो है कम होते चले गए, मतलब उनके जो सैनिक शक्ति का पतन होना शुरू हुआ। यही कारण है कि आगे जो मराठों के साथ युद्ध हुआ उसमें मराठों की बुरी तरह से हार होती है। इसके बाद अगला जो हानि हुआ वो था भारतीय नरेशों के अधिकार क्षेत्र में कमी। जैसा कि मैंने बताया, कई सारे शासकों ने अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखने के बदले अपने राज्य का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। जैसे कि हैदराबाद के निजाम ने भी दिया था, अवध ने भी दिया था, और भी कई सारे क्षेत्र उनको प्राप्त हुए थे। तो भारतीय राजाओं के अधिकार क्षेत्र में काफ़ी कमी हुई थी। तो ये हानियां हुई थी भारतीय राजाओं को। अगला कुछ देख लेते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली के समय कुछ कुछ घटनाएं और हुई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही ना 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, मतलब कि दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। जो मुगल बादशाह था वो अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। और 1806 में जो अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बना था वो पहला मुगल बादशाह था जो ब्रिटिश नियंत्रण में बादशाह बना था। तो कभी पूछे तो ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। क्या था ये समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम? तो जो वेलेस्ली था वो समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, इसके लिए उसने इस अधिनियम को पारित किया। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो भी समाचार पत्र उस समय प्रकाशित होते थे, हालांकि गिने चुने ही उस समय छपते थे, तो उनको प्रकाशन के पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में जो सचिव थे ना उसके सामने दिखाना होता था, पूरा दिखाना होता था कि वो क्या क्या छापने वाला है, और जब वो अप्रूव करेगा, जब वो मंजूरी देगा, उसके बाद ही उसको छापा जाता था। तो ये था समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम 1799। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल की, जो कि था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये दूसरा कार्यकाल था 1805 में, लेकिन बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। और कहाँ हुई थी इसकी डेथ? तो गाजीपुर नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में है ना गाजीपुर, तो वहीं इसकी मृत्यु हुई और वहीं इसकी समाधि है आज भी। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल आया सर जॉर्ज बार्लो। 1805 से 1807 इसका कार्यकाल रहा। इसके समय में ना वेल्लोर, जो दक्षिण भारत में है मद्रास में, तो वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था 1806 में। और उस समय ना मद्रास का गवर्नर था विलियम बेंटिक। देखो मद्रास हो गया, बंबई हो गया, यहाँ पर गवर्नर होते थे, और जो बंगाल का जो प्रशासक था, शासक था, वो कहलाता था गवर्नर जनरल, जो कि इन गवर्नरों को भी नियंत्रित करता था। तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में, सैनिक विद्रोह था, ये ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ था? तो जो अंग्रेज थे ना वो भारतीय सैनिकों को, क्योंकि भारतीय भी ब्रिटिश सेना में शामिल होते थे, तो जो अंग्रेज थे ना वो भारतीय सैनिकों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो विलियम बेंटिक है उसने जो भारतीय सैनिक है उनको टीका लगाना, इन सब चीज़ों को मना करने की कोशिश की थी कि आप जो है सैनिक है तो ये सब नहीं कर सकते। तो इसी से जो है भारतीय सैनिक भड़क जाते हैं और बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या कर देते हैं। हालांकि इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए लॉर्ड मिंटो नाम का ना इसके 100 साल बाद एक और गवर्नर जनरल आएगा। गवर्नर जनरल नहीं, वो वायसराय के रूप में आएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल आगे चल करके वायसराय हो जाता है। तो ये मिंटो प्रथम था, वो मिंटो द्वितीय होगा। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 1807 से 1813 इसका कार्यकाल था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है अमृतसर की संधि, जो कि सन 1809 में हुई थी। किन के मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों और सिखों के बीच, जो पंजाबी है ना सरदार, तो उनके बीच हुई थी, अंग्रेज और सिखों के बीच। तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था चार्ल्स मैटकॉफ ने, और दूसरी तरफ थे सिखों के महाराजा रणजीत सिंह। तो इन दोनों के बीच संधि होती है। इस संधि के अनुसार ये तय होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्षेत्र सतलज नदी के इस पार होगा, और सतलज नदी के उस पार वाला जो भाग होगा वो
सिखों का क्षेत्र होगा। तो सतलज नदी को कंपनी और सिखों के बीच सीमा स्वीकार किया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, अमृतसर की संधि 1809। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 तक लगभग 10 वर्ष तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। तो इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई देखते हैं। तो 1813 में चार्टर एक्ट आता है इसके समय में, और इसके तहत ना पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही जाती है। हालांकि ये जो पैसा है ना 20 वर्ष तक कहीं भी खर्च नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके समय में कुछ युद्ध लड़े गए थे, जैसे कि 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। मतलब कि अंग्रेजों का नेपाल के साथ युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध है ना काफ़ी भयंकर सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसमें कई सारे अंग्रेज मारे गए थे, अंग्रेज सैनिक। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा अंग्रेज सैन्य अधिकारी भी मारा गया था, जिसका नाम था गिलिस पाई। देखिए, मैंने ना इन सब चीज़ों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसी से काम चल जाता है तो भी अच्छी बात है। तो जो जनरल गिलिस पाई है वो आंग्ल नेपाल युद्ध में मारा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंग्रेज सैनिक यहाँ मारे गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है जैसे तैसे नेपालियों से युद्ध जीत जाते हैं, और ये जो युद्ध है आंग्ल नेपाल युद्ध सगौली की संधि से समाप्त होता है। सगौली की संधि 1816 में हुई थी, और इस समय ना नेपालियों के जो शासक थे वो थे अमर सिंह थापा। तो इस तरह से ये युद्ध समाप्त होता है, और इस युद्ध के बाद ना अंग्रेजों को कुछ पर्वतीय क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में कुमाऊं, गढ़वाल, और इसी क्षेत्र में कुछ हिल स्टेशन है, जैसे कि नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, अल्मोड़ा हो गया, मसूरी हो गया, ये सब क्षेत्र इनको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सिक्किम में भी अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो ये सारा कुछ ध्यान रखना। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। तो देखो, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे ना, उसके विषय में एक प्रश्न बड़ा कॉमन सा होता है कि कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ था। तो पहला वाला वारेन हेस्टिंग्स के समय, दूसरा वाला जो है वेलेजली के टाइम पे शुरू हुआ था, और तीसरा वाला हेस्टिंग्स के समय। अच्छा, यहाँ पर ना हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वो जो है वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और ये खाली हेस्टिंग्स है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इसके समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1817 से 1818 के बीच, और इसमें ना इस युद्ध में ना मराठा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। मतलब जो पेशवा है उसके पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, और पेशवा का जो भी क्षेत्राधिकार था उसको बंबई में शामिल कर लिया जाता है, और पेशवा को कानपुर के निकट एक जागीर दे दी जाती है। उस जागीर का नाम था बिट्ठूर। ये भी कई बार पूछा गया है, बिट्ठूर मतलब कानपुर के निकट बिट्ठूर नामक स्थान पर उसको निर्वासित कर दिया जाता है। 18 लाख रुपए उसको पेंशन भी दिया जाता है वार्षिक। इसके बाद जो सिंधिया है, होलकर हैं, भोसले हैं, ये सब जो है अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए जो क्या कहते हैं हेस्टिंग्स है, इसने ना पिंडारियों का दमन किया था। ये जो पिंडारी थे ना 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भयंकर लूटमार करके पूरे क्षेत्र को आतंकित कर रखे थे। यहाँ वहाँ काफ़ी लूटपाट ये लोग करते थे। हालांकि पहले ना ये लोग मराठों के लिए, दक्कन के जो दूसरे राज्य हैं, निजाम हैं, उनके लिए काम करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में युद्ध वगैरह काफ़ी कम होने लगे, क्योंकि सहायक संधि स्वीकार कर लिया था अधिकतर राज्यों ने, तो कोई भी इनको लड़ने भिड़ने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा था। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में ना ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए भयंकर लूटमार करना शुरू कर देते हैं। कभी सिंधिया के क्षेत्र को लूटते हैं, कभी निजाम के क्षेत्र को, कभी अंग्रेजों को क्षेत्र को। तो अंग्रेज भी इनसे काफी त्रस्त हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों के भी काफी क्षेत्रों में इन्होंने लूटपाट किया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1,13,000 सैनिक तैयार करता है और 300 तोपें तैयार करता है इनके दमन के लिए, और इनका जो है बहुत ही जल्दी सफाया कर देता है। और जब जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत से वापस जाता है ना, तो 1824 आते आते पिंडारियों का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका था। तो इसने जो है पिंडारियों का पूरी तरह से दमन कर दिया। इसके बाद अगला आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय मद्रास के गवर्नर
थॉमस मुनरो ने भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किया। देखो, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था, वैसे ही मद्रास में वहां का जो गवर्नर था, गवर्नर ध्यान रखेंगे, तो इसने जो है भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की। रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि जो किसान है ना, उसको भूमि का मालिक मान लिया जाता था, भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। जबकि बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जो किसान है वो केवल भूमि का किराएदार होता था, मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। तो ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। तो रैयतवाड़ी में किसान भूमि का स्वामी होता था, और जो अंग्रेज है ना, कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सीधे किसान से भू राजस्व प्राप्त करती थी। तो एक प्रकार से ये जो व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त की तुलना में थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी ठीक थी। इसके बाद अगला चीज याद रखिएगा, बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के सम्मिश्रण भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। यह भी कई बार पूछा गया है कि किसने इस टाइप की प्रणाली को लागू किया था, तो बंबई का गवर्नर था एल्फिंस्टन। देखिए यहां पर मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं ना, सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी चीजों को ध्यान से देखिए और अपने मतलब ध्यान में रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसको टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता था। ये काश्तकारी अधिनियम क्या था? ये बंगाल में लागू किया गया था। देखिए, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था ना, तो उसके तहत जो किसान थे वो केवल भूमि के किराएदार थे, भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। तो जमींदार जब चाहे तब किसान को उसके जमीन से बेदखल कर सकता था, उसको दूसरे जगह भेज सकता था। इससे जो है किसान काफी परेशान रहते थे, कभी भी उनको उनके जमीन से बेदखल किया जा सकता था। तो क्या था इस काश्तकारी अधिनियम के तहत कि अगर कोई किसान अपने भूमि का किराया टाइम पर भर रहा है, मतलब जो भी टैक्स है, जो भी कर है, जो भी नियम है, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो वह जिस भूमि पर खेती कर रहा है वहां से उसको अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि उसको मालिक नहीं माना जाएगा, स्वामी नहीं माना जाएगा, लेकिन उस जमीन से उसको अलग नहीं किया जाएगा अगर वह सब कुछ समय पर कर रहा है। तो यही था काश्तकारी अधिनियम अथवा टेनेंसी एक्ट। अगला पॉइंट याद रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया। ये ना ने है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए मैंने बताया पीछे कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने 1799 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया था। तो इसमें ना जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था इसने थोड़ी इसमें ढील दी ताकि समाचार पत्र अच्छे से प्रकाशित हो सके। तो पूछा जाता है ये भी, तो ध्यान में रखना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय भारत में शिक्षा व समाचार पत्र का तेजी से विकास हुआ तथा भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो वही इसने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाया, तो वही एक कारण था कि समाचार पत्रों का तेजी से विकास हुआ। साथ ही इसके समय में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। राजा राममोहन राय, उनका जो समय था ना यही आसपास था, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया था। तो इसके समय में शिक्षा और समाचार पत्र, साथ ही साथ पुनर्जागरण, इसमें जो है काफ़ी काम हुआ। तो 1823 में इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है जॉन एडम्स। 1823 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके ये थोड़े समय के लिए आया हुआ था, लेकिन इसने ना अपने थोड़े समय के कार्यकाल में एक ऐसा काम कर दिया जिससे ये काफ़ी कुख्यात हो गया। देखो, लोग जो है ना प्रख्यात होते हैं, लेकिन ये जो है अपने काम के कारण कुख्यात हो गया। जॉन एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अनुज्ञप्ति नियम 1823 लागू किया, मतलब जो समाचार पत्र हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और ये जो नियम है अनुज्ञप्ति नियम 1823, ये ना विशेष करके भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। और क्या था इसमें, जो भी भारतीय समाचार पत्र हैं जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं, तो उस पर, और साथ ही साथ जो उसके संपादक हैं, मालिक हैं, उन सब पर ना कड़ी मतलब कार्रवाई की जाती थी। अनुज्ञप्ति लेना पड़ता था, मतलब आज्ञा लेना पड़ता था। और इस अनुज्ञप्ति नियम के कारण राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी, वो उसको भी बंद करना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे, राजा राममोहन राय मिरातुल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी, इस अनुज्ञप्ति नियम के कारण बंद करना पड़ा। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। 1823 से 1828 इसका
कार्यकाल था। इसके समय में ना प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था 1824 से 26 के बीच। देखिए जो अंग्रेजों और बर्मा के बीच ना 3 बार लड़ाई हुई थी। पहला तो इसी एमहर्स्ट के समय, दूसरा हुआ था डलहौजी के समय 1852 में, और तीसरा हुआ था डफरिन के समय 1885 में। और उस समय ना 1885 में पूरे बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है वो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ और अंग्रेजों को ना कई सारे क्षेत्र भी इसमें प्राप्त हुए थे। 1824 में एमहर्स्ट के समय ही बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। क्या था कि जो बैरकपुर के सैनिक थे, पैदल सैनिक, इनको ना समुद्र के रास्ते बर्मा भेजा जा रहा था। तो अब जो है ये जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने विरोध किया कि हमारे धर्म में समुद्र को पार करना पाप माना जाता है। अगर हम लोग समुद्र पार करके दूसरे देश को जाते हैं तो हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति है भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। हालांकि इस विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया था। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बन करके आता है विलियम वाइले, थोड़े समय के लिए 1828 में, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। लेकिन इसके समय में 1833 का जो अधिनियम आया था ना, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। देखिए होता यह है कि 1833 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा एरिया आ चुका होता है। तो अब जो है वो लोग अधिनियम में ये तय करते हैं कि अब हमारा जो भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया है तो हम इस क्षेत्र को भारत कह सकते हैं। तो वो लोग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार देते हुए उसका जो पद है उसको बढ़ाते हुए उसको बना देते हैं भारत का गवर्नर जनरल। तो आगे आने वाले किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। वैसे मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जो थोड़ा सा लंबा है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी इस तरह का जो थोड़ा शॉर्ट टाइप का वीडियो वो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो वीडियो आज का जो टॉपिक है ना यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और किस प्रकार से गवर्नर जनरल आते गए। तो वीडियो यही समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।